बिहार सचिवालय में कोरोना का कहर लगातार जारी। प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना को लेकर सचिवालय में पसरा सन्नाटा। कोरोना की जंग में पप्पू यादव ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मेडिकल जांच की मिलेगी व्यवस्था। सीएम नीतीश कुमार ने खुद को वैक्सीन लेने को बताया समझ से परे। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। जेडीयू ऑफिस पर मारा गया ताला। 20 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रहेगा कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड की आज दूसरी डोज ली है। आपको बता दें कि पटना के सीएम ने आईजीआईएमएस में कोविड की वैक्सीन ली और इसी के साथ वहीं मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है। दूसरी जगह से लोग बिहार लौट रहे हैं। बिहार में सबका जांच किया जा रहा है। बिना जांच किए जाने पर समस्या खड़ी हो सकती है। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरा प्रशासन कोरोना को लेकर लगातार काम कर रहा है। वहीं राज्यपाल ने भी 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सब लोगों को मालूम है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा और खास करके आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1 और दूसरा जो टीकाकरण। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी नहीं हो रहे, जिसे देखते हुए जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज पार्टी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फोन करके लोगों को किसी भी तरह की मेडिकल जांच और दवाओं की व्यवस्था मिल सकेगी। और वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पर भी निशाना साधा और कहा कि बिना जनता को मुहैया कराए मंत्री जी का खुद को वैक्सीन लेना समझ से परे है। मेरा कहना है कि जो 10% लोग मर रहे हैं उसमें से अधिक फर्स्ट डोज लेने वाला जो वैक्सीन के लोग हैं, मुझको लगता है आप उठा के देख लीजिए जिसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके चलते परिस्थितियां बदल रही है। डबल डोज के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूंगा, नेताओं को 2-2 डोज, स्कूल बंद कर रहे हैं और भीड़ में 9 साल 10 साल के बच्चों से अमित शाह जी कलकत्ता में मिल रहे हैं बिना मास्क और बच्चों को कह रहे हैं स्कूल नहीं जाने। तो नीतीश जी से आग्रह, पहले जनता को आप वैक्सीन दीजिए। यदि वैक्सीन सही है, मुझे तो लगता है कि वैक्सीन के बाद कोरोना और दोनों वैक्सीन के बाद मौत, ये क्या है? तो सीधा है कि आप अस्पताल को घोषित करिए और रेट फिक्स करिए। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जहां राज्य और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी जनता की सेवा करने में पीछे नहीं हट रहे। इसी कड़ी में समाजसेवी और जेडीयू नेता बबन यादव ने आज राजधानी के कई इलाकों में फॉगिंग किया, जिससे कि लोगों को कोरोना और डेंगू से निजात मिल सके। का 1 साल हो गया। दूसरा अटैक जो कोरोना का हुआ है, पहले वाला कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। हम लोगों से अपील किए हैं कि मास्क
लगाएं और सैनिटाइज करते रहें। खास करके मैंने शुरू से ही, जब से कोरोना जो बीमारी कोविड-19 फैला, तब से अपने वार्ड 38 के क्षेत्र के जनता के लिए हमेशा मास्क बांटने का काम किया। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 25,000 को भी पार कर चुका है। बिहार में आम लोगों के अलावा कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो फिलहाल होम आइसोलेशन में है। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को भी कोरोना हो गया है और वो एम्स में भर्ती हैं। बिहार के अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी और वित्त विभाग के प्रधान सचिव यश सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना के मुख्य सचिवालय में गृह विभाग के आदेश के अनुसार 1/3 कर्मियों को ही ऑफिस आना है, लेकिन कई IAS अधिकारियों और मंत्री के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में सचिवालय कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में कोरोना कहर में पटना के मुख्य सचिवालय का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। में खड़े हैं हम बिहार के मुख्य सचिवालय यानी पुराना सचिवालय पटना में, और इस वक्त देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा ऑफिस है, ये मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का जो चैम्बर है, और अरुण कुमार सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। यानी इस वक्त जो कोविड का प्रकोप है वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बिहार के जो सत्ता का गलियारा है, ये पूरे बिहार का सत्ता का गलियारा है। इस तरफ देखिए, मैं आपको दिखा दूँगा कि मुख्य सचिव का चैम्बर है, और जस्ट अपोजिट अगर हम आप चलते हैं तो ये इधर कैबिनेट हॉल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसी चैम्बर में बैठते हैं। तो ये बिहार का सत्ता का गलियारा है, और सत्ता के गलियारे में आज चहल पहल बिल्कुल अब नहीं है, क्योंकि जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो होम डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के तहत 33% कर्मचारियों को ही आना है। और हम पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर का ये कार्यालय है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और सामने वित्त विभाग का है। देखिए, वहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। अनाधिकृत लोग तो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन जो भी लोग हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसके कर्मचारी भी हैं, उनको 33% ग्रुप C और D को आना है। देखिए, बिहार में कोरोना का कहर इस तरह के है, करीब 24,000 करीब एक्टिव मामले आ चुके हैं। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। जिस व्यक्ति यानी होम डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन निकाले थे, उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, वो अभी एम्स में भर्ती हैं, गंभीर हालत है उनकी और एम्स में इलाज चल रहा है। उसके अलावा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी पूरा सत्ता का जो गलियारा है, बिहार सरकार के 2 मंत्री होम आइसोलेशन में है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आम लोग ही नहीं, सत्ता का गलियारा भी सूना पड़ा है, और कोरोना का असर कुछ इस तरह है कि बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं। बिहार सचिवालय, पटना सचिवालय के अंदर आम लोगों के आवाजाही पर बहुत प्रतिबंध है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलाके के आगे नहीं जा सकते हैं। लोग काफ़ी, एक तरह से कहें, सचिवालय भी पूरी तरह से सहमा हुआ है, और ये जो सत्ता का गलियारा है, यहीं से पूरे बिहार की नीतियाँ बनती हैं, यहाँ से ही पूरे बिहार का संचालन होता है। सत्ता का गलियारा सुना पड़ा है, कोरोना का ये असर है। पटना के मुख्य सचिवालय से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। बेगूसराय के बलिया ब्लॉक क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को लेकर वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं PHC में 10,071 लोगों ने वैक्सीन ली, और बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लगातार अपना कहर बरपा रही है और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। आए दिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो है सो अभी तक 230 वैक्सीन पड़ चुका है, और कल तक जो है सो 9,841 वैक्सीन पड़ा था। टोटल जो है सो 10,071 वैक्सीन अभी तक बलिया में पड़ चुका है। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को यह संदेश देंगे, कोरोना जो है सो विज्ञान नहीं है, कोरोना जो है सो वायरल डिजीज है। 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क जो है सो मास्क का यूज़ करें।
पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मौत की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शमशान घाट में जगह भी कम पड़ गई है। लेकिन फिर भी मजदूरों का पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बगहा के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन गरीब मजदूर इस वैश्विक महामारी में भी अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाने को मजबूर हैं। जब इन मजदूरों से बात की गई तो मजदूरों ने बताया कि अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। प्रकाश माझी कहाँ जा रहे हैं? कमाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? आप भूखा मरेंगे थोड़ी। काम करने जा रहे हैं बाहर। किस जगह पर? लुधियाना जा रहे हैं, पंजाब। यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है? ना, नहीं मिल रहा है यहाँ। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के कारण होती हैं। WHO और CDC के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की जान स्वच्छ पानी ना मिलने से हो रही है। इस समस्या को लेकर जब मुजफ्फरपुर आकांक्षा सेवा सदन सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कम पैसों में एक बायोसैंड वाटर फिल्टर बनाया गया है जो पानी में मौजूद पार्टिकल्स और पैथोजेंस को आसानी से बाहर निकाल सकता है। देखिए, जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बायोसेंड वाटर फिल्टर है, जो बिल्कुल घरेलू चीज़ से, जो हमारा प्राकृतिक चीज़ है और जिसका हम उपयोग सनातन से करते आए हैं। पहले भी हमारे यहाँ लोग बालू के द्वारा पानी को ठंडा करके उपयोग किया करते थे। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ को जोड़ा गया है कि बालू और गिट्टी के द्वारा इस चीज़ को ऐसा ढाला गया है, फिल्टर को बनाया गया है कि इसमें छोटी गिट्टी, बड़ी गिट्टी और 27 लीटर बालू को डाल करके और पानी को पीने लायक शुद्ध बनाया जाता है। वहीं पटना विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में फीस की बढ़ोतरी को लेकर छात्र नाराज हैं, जिसके विरोध में जनसंचार कोर्स के छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के पर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन से बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग की। वहीं छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। इस आपदा के समय में कॉलेज प्रशासन फीस वृद्धि कर लूट का जरिया बना रहा है। वहीं बिहार में दबंगों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला मोकामा थाना क्षेत्र के बरहापुर गांव का है, जहां एक परिवार पर 5 साल से दबंगों का कहर टूट रहा है। हैरानी की बात यह है कि हर बार FIR तो दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। मोकामा थाना में हम 5 साल से केस किए हुए हैं। बार बार घर में आके छेड़खानी करता है, मारपीट करता है। मेरे पति को मार के गिरा भी दिया, लेकिन मोकामा थाना से कोई कार्रवाई नहीं होता है। बोलते हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कॉल करो। कोई बच्चा है जो उसको पकड़ के हम दे, सर पकड़ने के लिए नहीं आते हैं। बोलते हैं कि घर पर आता है तो फ़ोन करो, फ़ोन करते हैं तब आइबे नहीं करते हैं पकड़ने के लिए। ऐसा हो गया, मोकामा थाना जाते हैं तो भट्टी जो है गांव का, वो घूस खाए हुए है, उधर से भी इधर से भी। हमसे भी 2000 रुपया लिया था, बोला था कि सब काम आपका करवा देंगे, फिर भी नहीं करवाया। वहीं अररिया पुलिस ने जिले के फॉरबिसगंज स्थित एक बड़े होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। जिला पुलिस ने SDPO के नेतृत्व में छापेमारी कर होटल संचालक समेत अन्य लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस व्यापार में शामिल 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में DSP ने पुलिस की तरफ से जारी किए गए कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा की और फिलहाल इस मामले में SDPO ने कार्रवाई के तहत होटल को सील कर दिया है।
संभ्रांत नागरिक के द्वारा कई स्थानों पर सूचना दी जा रही थी कि देह व्यापार होटल में किया जा रहा है। हम लोग उसका सत्यापन कर रहे थे और कई बार पुलिस की गतिविधि देख कर के वहाँ से वो भाग गए थे और ये शिकायत हम लोग को मिल रही है। हम लोग कल उस पर कार्रवाई किए हैं। होटल संचालक, शांति लॉज के संचालक और अन्य जो वहाँ देह व्यापार में लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया था। पुलिस निरीक्षक के साथ अन्य स्थानों पर भी छापामारी की गई थी, वहाँ सफलता नहीं मिली। लेकिन फारबिसगंज में निश्चित रूप से देह व्यापार और लॉटरी, देह व्यापार का एक सामाजिक कुरीति है। मुजफ्फरपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पूर्वी डीएसपी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सभी अपराधियों के पास से हथियार की बरामदगी हुई है और वहीं सूचनाओं के मुताबिक शिवशंकर मास्टरमाइंड है। वहीं अपराधियों के पास से हैंड ग्रेनेड मिलने से पुलिस सख्ते में आ गई है। एक और सरकार लोगों से कोरोना गाइडलाइनों का पालन करने की नसीहत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट के आने जाने वाले रास्तों पर खुलेआम पीपीई किट एंट्री गेट पर फेंका जा रहा है। लापरवाही का ये आलम कहीं ना कहीं हवाई यात्रा कर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बेहारा शरीफ सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट खत्म होने के कारण जांच बंद कर दी गई। इसके बाद भी यहां सुबह से ही कोविड टेस्ट के लिए आए मरीजों की लंबी लाइनें देखी गई। वहीं लोगों का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो मुंबई समेत कई और शहरों से लौटे हैं और जांच के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जांच नहीं हो रही है। वहीं जांच टीम के लोगों की माने तो यहां 50 किट ही मौजूद है और अगर ऐसे में जांच शुरू की गई तो हंगामा हो सकता है। इसीलिए जांच को पूरे तरीके से फिलहाल बंद कर दिया गया है। एटीएम खत्म है, RT-PCR वाला फाइल है जो नहीं है। अच्छा, इसी के चलते रुका हुआ है टेस्ट का। अच्छा, अब कब आएगा हम खुद नहीं जानते। जांच बंद हो गया है? हाँ, अभी तो बंद है। 7:30 बजे आए हैं, 8 बजे बोला गया था कि चालू हो जाएगा टेस्ट, लेकिन अभी तक टेस्ट यहाँ शुरू हुआ नहीं। हो रहा है कि किट नहीं है, लेकिन अभी एक लेडी आई थी, 50 किट था उनके पास, लेकिन उनको एक फोन आया, उसके बाद वो चले गए। आधा घंटा अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरा एग्जाम था मुंबई से कल यहाँ पहुँचा हूँ। 2 बजे यहाँ जब पहुँचा तो बोला गया कि 10 से 2 ही टेस्ट होता है और आप कल आइए। आज सुबह 7 बजे से आगे लाइन में खड़ा हूँ और अभी तक कोई किसी का कुछ नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ख्याल रखा गया, ना कुछ नहीं। साथ में अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले मैंने डीएम को कॉल किया, वहाँ से किसी और ने फ़ोन पिक किया, और बोला गया कि डॉक्टर यहाँ पे जा रहे हैं और आपका वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर अभी आके बोल रहे हैं कि किट नहीं है। ऐसे थोड़ी होगा। समस्तीपुर में एक पेट्रोल के टैंक में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना बंगरा थाना क्षेत्र के वायरलेस चौक की है। बता दें कि बीते 3 सालों से इस चौक पर अवैध ढंग से तेल कटिंग का कारोबार फल फूल रहा है, जिस कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध निजी गोदाम से छापेमारी कर 294 बोरा अनाज बरामद किया है, जिसमें 16 क्विंटल गेहूं और 131 क्विंटल चावल है। इसके अलावा कालाबाजारी में उपयोग किए जा रहे एक ट्रक और 4 पिकअप को भी जब्त कर लिया है। में अनुमंडल पदाधिकारी मेरे द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई
इसमें एक लगभग 121 क्विंटल चावल और 16 क्विंटल गेहूँ जब्त किया गया है, जिसे जिम्मेदार पर नज़दीकी विक्रेता मोहम्मद रज्जाक पर दिया गया है एवं दर्ज की गई है। 5 वाहन भी जब्त किए गए हैं। छपरा पुलिस ने एक शराब के टैंकर को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि मशरख बनसोही चेक पोस्ट के पास पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे टैंकर को पकड़ लिया, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये एक टैंकर आने की हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक टैंकर आ रहा है। उसी क्रम में हम लोग बनसोही के पास अपना चेक पोस्ट पे जांच लगाए थे। वहीं पे एक मोबिल वायल का टैंकर को रोका गया। उसमें जांच करने पर अंदर से गुप्त खाना नीचे से बना के उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब लदा हुआ था और इसको हम लोगों ने अरेस्ट करके यहाँ पर ले आया। तो काउंटिंग करने पर 238 कार्टन विदेशी शराब का बरामद हुआ है, डिफरेंट ब्रांड्स के। वहीं औरंगाबाद में बिजली का कहर देखने को मिला है, जिसे ग्रामीण अपने लिए वरदान समझते थे। उन्होंने ही आज अभिशाप बनकर कई सपनों को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि बारूद थाना क्षेत्र के कई गांवों में विभाग के लाचार व्यवस्था के कारण बिजली की शॉर्ट सर्किट से दर्जनों बीघा में लगे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि संथुआ, चंदौली और मोआर खेरा क्षेत्र के 70 बीघा में लगे गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लगी जिसे बिजली के कुछ ठीक शॉर्ट कर आग लग गया है सर। कितना जला होगा यहाँ पर, कितना नुकसान? 50-60 बीघा का जमीन का गेहूँ जल गया है। नुकसान कम से कम लाखों 1.5 लाख का होगा सर जी। और उससे हम लोग उसी पर आश्रित थे। हम लोग का जो सब जला गया, हम लोग यही चाह रहे हैं कि सर हम सरकार को योजना के हम लोग को मिलना चाहिए, दिया जाए, दिलाया जाए मुआवजा की बने मुआवजा दिलाया जाए सर। सूचना में अग्निशामक दिया तो अग्निशामक तो खैर समय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन बाद में पहुंचा, जिसका सहयोग से आपको जनकोप में आग बुझाया गया। और इसका सूचना मैं सीओ को, थाना प्रभारी महोदय को भी दिया। थाना प्रभारी ऋषभ थाना प्रभारी वहाँ मौजूद भी हैं और किसानों आक्रोशित होकर जाकर NH को जाम कर दिया। बाद में मैं वहाँ पहुँचा और साथ में थाना प्रभारी ऋषभ आशुतोष जी थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद किसानों को मैंने कहा कि भाई आप लोग को उचित मुआवजा दिलवाया। गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार। हेलो जी, क्या? उफ, क्या हुआ? जो अपने वर्मा जी थे ना, कल उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, पर जब उनके घर वाले वर्मा जी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि इन्हें माँ ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर जाना, और जल्दबाजी और नज़दीक के कारण वो पास के ही किसी हॉस्पिटल लेकर चले गए, जिसका नतीजा आज सामने आ ही गया।
मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देवघर। हॉस्पिटल में दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों बिना चीर-फाड़ किए एक सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से कंधा, स्पाइन, हिप, घुटना एवं एड़ी का ऑपरेशन, घुटना सहित संपूर्ण ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, संपूर्ण हड्डी रोग, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्टेम सेल पद्धति से इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार का न्यूरो या हड्डी रोग, इलाज कराएं मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि जान है तो जहान। मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बाउन बिका देवघर। कॉन्टैक्ट नंबर 06432356 व्हाट्सएप 7061605900। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये ज़ुबान, मेरी माटी की ये ज़ुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, MCI द्वारा मान्यता प्राप्त। MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी झारखंड में बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। कोरोना को लेकर सीएम सोरेन कर रहे हैं बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल। आदिवासियों संग सीएम ने मनाया सरहुल का पर्व, सादगी के साथ की पूजा अर्चना। झारखंड वासियों से की घरों में रहकर सरहुल मनाने की अपील। बाबा बासुकीनाथ धाम जाएंगे इरफान अंसारी, पुरोहितों ने किया जमकर विरोध, बोले राजनीतिक इरादे से आकर मंदिर परिसर को अखाड़ा न बना। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले, बासुकीनाथ धाम मंदिर में स्पर्श पूजा पर लगी रोक, सरकार ने उठाया सख्त कदम। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। सीएम सोरेन मधुपुर उपचुनाव में प्रचार के बाद राजधानी लौट आए और रांची लौटते ही मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज समीक्षा बैठक में दूसरे राज्यों की ओर से लिए गए कड़े फैसलों और राज्य में बढ़ते संक्रमण की स्थिति पर भी मंथन कर रहे हैं, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को कुछ कड़े फैसले लेने के संकेत भी अब दे सकते हैं। कोरोना पर मंथन लगातार जारी, लगातार बिगड़ते मामले चिंताओं का विषय है। ये तो साल भर से ऊपर की ये घटना है और इस विषय को लेके, इस संक्रमण को लेके कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे वैज्ञानिक ही हो, चाहे हमारे सरकार ही हो, ये नहीं बता पाने में सक्षम है कि ये कब तक रहेगा। समय बीत रहा है और
कई जगहों पर क्या पूरी दुनिया में जो देश सबसे संपन्न देश है वहाँ की स्थिति बिगड़ी पड़ी है। कुमार कामेश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। कामेश, सीएम बैठक कर रहे हैं, क्या फैसले कड़े लिए गए हैं जिस तरह से कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं? कामेश, देखिए, जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और कोरोना संक्रमण से मौतें हो रही है, इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से चिंतित है। और सुबह के मुखिया जिस तरह से मधुपुर उपचुनाव जो हो रहे थे, उस उपचुनाव के चुनाव प्रचार जैसे ही खत्म हुए, उन्होंने राज्य का दौरा किया और राज्य में एक अहम बैठक अपने आवास पे बुलाई और इस आवास में चल रही बैठक का लगभग 4 घंटे बीत गए हैं और 4 घंटे बीतने के बाद भी अब तक जो है कोई नतीजा जो है अंदर से बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और इस बैठक में आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव के सोन के साथ साथ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने भी राज्य के जिला उपायुक्त है, सिविल सर्जन है, उनके साथ बैठक चल रही है और एक एक कर सारी राज्य भर के जो जिले हैं वहां की स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जा रही है कि वर्तमान परिस्थितियां किस तरह से गुजर रही है और किस हालात में अभी राज्य है, किस स्थिति में, और इसके बाद आने वाले 10 दिनों के बाद क्या स्थितियां हो सकती है। इन सारी बातों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है समीक्षा बैठक करें और जिस तरह से अभी जो समीक्षा की जा रही है इसके बाद जो है अब लगभग अंतिम दौर पर बैठक चल रही है और जिस तरह से बैठक समाप्त होगी, बैठक के बाद जो निर्णय लिए जाएंगे, इस बैठक में जो मुख्य निर्णय लिया जाएगा वो सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक जो बातें छन कर आ रही है, सूत्रों से जो बातें जानकारी मिल रही है कि आने वाले 10 दिनों में राज्य की क्या स्थिति होगी, उस स्थिति को लेकर जो है मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, इन परिस्थितियों में जो है मुख्यमंत्री जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, इन परिस्थितियों में राज्य के हालात क्या है, किन परिस्थितियों से, किन संसाधनों की कमी से जो है यहाँ के मरीज जूझ रहे हैं, मरीजों की कौन सी सुविधा नहीं मिल पा रही है और कौन सी सुविधा आसानी से मिल पाएगी, इन सारी बातों को लेकर जो है मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं और मंथन कर रहे ये मैराथन बैठक लगभग 4 घंटे हो चुकी है और 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक जो है लगातार बैठक का दौर चल ही रहा है। लेकिन अंतिम समय में बैठक है, जल्द ही कुछ ठोस निर्णय आ सकते हैं। सागर जी, लेकिन कामेश, क्या लग रहा है कि अगर सीएम सोरेन कड़े प्रतिबंध लागू करते हैं राज्य में, तो मौजूदा समय में जो प्रतिबंध लागू किए गए उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, तो क्या कड़े प्रतिबंधों की पालना की जाएगी उतनी बेहतर तरीके से? कामेश, देखिए सागर, आपको 2 चीजें स्पष्ट कर दूं कि जो कोरोना स्ट्रेन का जो पहला दौर था और ये दूसरा दौर, इसमें काफी अंतर है। पहले दौर में सख्ती जिस तरह से बरती गई थी उसके परिणाम भी उसी अनुसार आए थे। राज्य में राज्य की बात की जाए, झारखंड में मृत्यु दर कम था कोरोना के कारण, लेकिन जो परिस्थितियां वर्तमान में बन रही है, अगर इस वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जो है जरूर राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन उस गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण जो परिस्थितियां बनी थी सागर कि लोग जो है घर में रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो इसका एक जो कोरोना का जो चैन था वो पूरी तरह से टूट चुका था और जिसके कारण लोगों में जो मृत्यु दर थी कोरोना की वो कम हो गई थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो जो कोरोना का जो संक्रमण है, चैन की अगर बात की जाए तो चैन जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, कोरोना संक्रमण से फैलता है और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है उनकी भी राय है कि कोरोना चैन को तोड़ना एक बार फिर से जरूरी हो गया है। कई राज्यों ने जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी है वहां पे लॉकडाउन लागू भी किया गया है, कई राज्यों में और भी कई दिशा निर्देश और कई और भी नियम का पालन करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वैसे ही झारखंड में भी जिस तरह से बैठक का दौर चल रहा है, 4 घंटे बीत चुके हैं सागर, और 4 घंटे में आप समझ सकते हैं कि सभी जिला उपायुक्त के साथ, सिविल सर्जन के साथ एक एक कर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है वर्तमान परिस्थिति को लेकर। तो जो भी हो, एक ठोस निर्णय, एक सख्त निर्देश जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा कि कोरोना संक्रमण का जो चैन है लगातार बढ़ रहा है, इसमें रोकथाम के लिए एक सख्त निर्देश जो है राज्य के मुख्यमंत्री जल्द ही देंगे और मैराथन बैठक की दौर जो है लगभग अब खत्म होने वाला है। जी सागर जी, लेकिन कामेश, पूरे देश में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में आपको लगता है कहीं से भी कि सीएम पूर्ण लॉकडाउन जैसा भी कदम उठा सकते हैं? जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा, लॉकडाउन नहीं लेकिन लॉकडाउन जैसी वहां पर परिस्थितियां बन गई, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, फिर उसके बाद यूपी में भी कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कामेश,
अब बिल्कुल सागर, देखिए कई राज्यों ने लॉकडाउन की स्थिति नहीं, लॉकडाउन लागू कर दिए हैं। कई जगहों पे नाइट कर्फ्यू जैसे स्थिति बन गई है, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिए हैं। और झारखंड की अगर परिस्थितियों की बात की जाए जैसे देश के दूसरे राज्यों में है, तो झारखंड की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती जा रही है। एक और देखा जाए तो जो स्वास्थ्य महकमा है वो अपने संसाधनों से जूझ रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगा दी है, स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगा दी है कि राज्य में संसाधन की कमी नहीं है। कमी कैसे हो गई? जो जिन मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? आपके पास 1 वर्ष का समय था, उस 1 वर्ष में आपने इन जो कमियां थी उन कमियों से आपने सीख क्यों नहीं ली? तो एक और जो है माननीय हाईकोर्ट फटकार लगाता है। दूसरी ओर देख रहे हैं कि लगातार जो है कोरोना संक्रमण से मौत, आंकड़े छोड़ दीजिए, कोरोना संक्रमण मरीजों की जो बढ़ रही दर है उनको छोड़ दीजिए, लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ रहा है झारखंड में, तो आने वाले दिनों में इसमें कहीं पे भी सवाल नहीं उठना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जब स्थितियां बद से बदतर होती जाएगी सागर, तो आने वाले दिनों में झारखंड में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। इसमें कहीं पे भी संशय नहीं होना चाहिए। जी सागर। लेकिन एक बहुत अहम सवाल, क्या कामेश अगर लॉकडाउन लगता है तो इस बार जनता तैयार होगी पहले से? पलायन जैसी तस्वीरें हमने देखी जब दूसरे राज्यों से लोगों का पलायन शुरू हुआ था, महाराष्ट्र से तमाम लोग झारखंड आए, रोजगार के संकट आ गए उनके सामने। इस बार क्या सरकार पहले से आपको तैयार दिखाई देती है? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया था, उस समय और अब की बात की जाए महज 15 दिन हुए हैं, लगभग 15 दिन हुए हैं, और 15 दिनों में पूरी तरह से परिस्थितियां विपरीत हो गई है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी तो लोगों ने इसे बहुत हल्के में लिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सागर, कोरोना के जो दूसरा स्ट्रेन है, सेकेंड स्ट्रेन है, इसका जो कहर भी देखने को मिला है। झारखंड में ही नहीं, देश के कई राज्यों में जो है कोरोना स्ट्रेन की जो दूसरी लहर है उससे कई मौतें हो चुकी है, और इस तरह का मौत का जो दर है लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो सख्ती बरतनी चाहिए वो सख्ती बिल्कुल बरतनी होगी किसी भी सरकार को लेकर। और झारखंड में इस तरह की सख्ती बरतने का जो दिशा निर्देश जो है माननीय मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद देंगे, और इस तरह लग रहा है कि जो परिस्थितियां बन रही है आने वाले दिनों में ये बद से बदतर हो जाएगी। झारखंड में आप देखें तो एक और ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, जो ऑक्सीमीटर है वो ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। तो इस तरह की कई परिस्थितियां बन रही है सागर कि जिससे आम जनता जो है भयभीत हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने बताया कि 15 दिन पहले की स्थितियां और अब की स्थितियां में अगर मंथन किया जाए तो पहले लोग आसानी से सड़कों में घूमते थे 15 दिन पहले, लेकिन आज की स्थितियां इसके विपरीत हो रही है। लोग अब खुले में घूमने से बच रहे हैं, लोगों में खौफ देखा जा रहा है। जिस तरह से मौत की दरें बढ़ रही है तो लोगों के चेहरे पे साफ तौर पर यह खौफ देखा जा रहा है कि कोरोना स्ट्रेन का जो लहर है, जिस तरह से मौत की दरें बढ़ रही है, तो उससे स्पष्ट ये हो रहा है कि लोगों में यह खौफ पैदा हो गया है। और आने वाले दिनों में यह खौफ इसी तरह, पहले दौर में अगर बात की जाए सागर, एक चीज और बता दूं कि पहले दौर में जिस तरह से कोरोना स्ट्रेन को लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, सख्ती बरती जा रही थी, लेकिन दूसरे लहर में यह देखा जा रहा है कि लोगों में पहले तो इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन जिस तरह से मौत की दरें बढ़ रही है, लोगों में एक खौफ पैदा होते जा रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सड़कों पर लोग निकलने से बचेंगे। तो ये देखिए कोरोना का दूसरा स्ट्रेन का ये जो कहर है और जो खौफ है वो लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार मंथन कर रही है और आने वाले दिनों में सख्ती देखने को मिलेगी। जी सागर। चलिए, शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम सोरेन जो बैठक कर रहे हैं, उस बैठक के बाद क्या खड़े फैसले लिए जाते हैं देखने वाली बात होगी। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही जोर आजमाइश लगातार जारी है। जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए चल रहा प्रचार अभियान आज के दिन थम गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़कर रांची लौट आए और खबरों की माने तो वे 9 अप्रैल से वहां जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए थे। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को मतदान होगा और अब जनता की बारी है। झारखंड में आदिवासी समुदाय की ओर से सरहुल का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन भी पर्व सरहुल को मनाने सेरम टोली सरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सादगी के साथ पूजा अर्चना की और झारखंड वासियों से अपने अपने घरों में रहकर सरहुल मनाने की अपील की। यहीं पर भी आना अपने आप में एक अलग
इसकी पहचान हो जाती है। सरहुल के शुभ अवसर पर मैं राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। रमजान की भी शुभकामनाएं देता हूँ, शब बारात की भी देता हूँ। सभी त्योहारों के लिए सभी हमारे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण है, काफ़ी सावधानी एहतियातन की आवश्यकता है। और सोरेन सरकार लगातार दबे कुचले और लाचार लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बसंत सोरेन एक छोटे से कार्यक्रम में भाग लेने जामताड़ा पहुंचे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में सोरेन परिवार और झारखंड सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बसंत के लिए अभी एक एक पल का समय महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके बसंत सोरेन मधुपुर छोड़ जामताड़ा पहुंचे। इस आगमन से बसंत सोरेन ने सहयोगी और विपक्षी दल को जबरदस्त संदेश भी दिया है। देखिए, हर कोई दावा करता है और स्वाभाविक है, राजनीतिक में वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन आप लोगों ने पिछला चुनाव भी देखा है, बेरमो और दुमका दोनों देखा है। हम लोग हैट्रिक। पवित्र तीर्थ स्थल बाबा वासुकीनाथ धाम के बंडा पुरोहितों को जैसे ये खबर मिली कि इरफान अंसारी मंदिर परिसर में आने वाले, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। पांडा समाज ने कहा कि देवघर मंदिर में जाकर जो इरफान अंसारी ने स्पर्श पूजा की, उसकी हम सब निंदा करते हैं। इरफान अंसारी अगर वासुकीनाथ आते हैं तो स्पर्श पूजा करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बंडा समाज का कहना है कि वो दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने राजनीतिक इरादे से आकर मंदिर परिसर को अखाड़ा बनाना वो बंद करें। चलने देंगे। इरफान अंसारी को यहाँ जाकर के बाबा गेट पर आकर के त्रिशूल दर्शन कर लें और चले जाए से। पूजा करने नहीं देंगे। पूजा करने हम लोग नहीं देंगे। प्रवेश नहीं होने देंगे। यहाँ मंदिर गर्भगृह में प्रवेश हम लोग नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर हम लोग नहीं देंगे। मैं विरोध करता हूँ। मेरा नाम दयानंद झा है। यहाँ किसी भी सूरत पर बाबा का मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्पर्श पूजा नहीं कर सकते हैं। यदि कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। विरोध करते हैं, खुले विरोध करते हैं। जा रहे हैं, इसे उन्हें बंद कर देना चाहिए। और अगर हमारे हिंदू धर्म से और हमारे बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ से उनको इतना ही प्रेम है तो सबसे पहले वो अपना धर्म परिवर्तन करें, हिंदू धर्म में परिवर्तित हों। वो पंचगव्य पिए, जनेऊ पहने या नहीं पहने कोई मायने नहीं रखता है। वो हिंदू धर्म के किसी भी जात में अपना आ सकते हैं, धोती पहने, पीताम्बर पहने। हम लोग उनको यहाँ अभिषेक करवाएंगे। ये हम लोग पंडा धर्म रक्षणी पुरोहित समाज के लोग उनको बचा। प्रकृति का पर्व सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। झारखंड में सरहुल का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रकृति पूजक आदिवासी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आदिवासियों के मुताबिक सखवा वृक्ष में फूल लगते ही सरहुल मनाने की तैयारी में लोग जुट जाते हैं। इसी कड़ी में रांची स्थित सिरमटोली में आदिवासी समुदाय के लोगों ने सादगी के साथ सरहुल का पर्व अपने अपने घरों में मनाया और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सरहुल की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी थी। जमा सबको जय धर्म सरहुल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को। आज प्रकृति पूजा के अवसर पर हालांकि लॉकडाउन और कोरोना काल में सबको दिक्कतें हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग कम से कम भीड़ में माँ सरना की पूजा करने के लिए हम लोग झारखंड केंद्र सरना समिति सिरमटोली में पूजा करने के लिए आए हुए हैं और माँ का आशीर्वाद है कि ये कोरोना से जल्द मुक्त हो जाए और हम लोग स्वस्थ और सुखी संपन्न रहे। सबको जय धर्म। आज हम लोग पूजा कर रहे हैं सरहुल पूजा। यही कोरोना काल को देखते हुए कम भीड़ भाड़ नहीं लगा। सरकार ने बोला भीड़ भाड़ नहीं लगाने के लिए तैयारी क्या है? हाँ, सरकार ने भीड़ भाड़ नहीं लगाने के लिए उसी को देखते हुए हम लोग कम मात्रा में आए हुए पूजा पाठ उसी का पालन कर रहे हैं सरकार का।
और आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को लेकर जहां एक तरफ आदिवासी समुदाय के लोगों में खुशी दिखी तो वहीं दूसरी तरफ मायूसी भी थी। खुशी प्रकृति पर्व सरहुल के आने को तो मायूसी सरहुल को कोरोना के कारण इस साल की तरह नहीं मनाए जाने का। झारखंड में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किस प्रकार मनाया गया इस साल के सरहुल का त्योहार, देखिए रिपोर्ट में। सरहुल या बहा पूर्व मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उनके भव्य उत्सवों में से एक है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा। सरहुल त्योहार धरती को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है और यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार सरहुल अलग रहा क्योंकि यह कोरोना काल के दौरान आया है और बीते 1 साल से हर त्योहार पर ग्रहण डालने वाला कोरोना ने इस साल भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। पर प्रकृति प्रेमी आदिवासी समुदाय के लोगों ने सरहुल का त्योहार पूर्ण रूप से सादगी के साथ मनाया। साथ ही आदिवासी समुदाय ने समस्त राज्यवासियों को सरहुल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। आपने देखा होगा कि सरना स्थल में मायूसी छाया हुआ है और लोगों में बहुत ही उदासीन का माहौल है। पिछले वर्ष भी सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकला था, लेकिन पिछले साल की सरहुल जब नहीं निकला था शोभा यात्रा तो लोगों ने इच्छा जाहिर किया था कि आने वाला वर्ष बहुत ही धूमधाम से और अच्छे तरीका से मनाएंगे। लेकिन 2021 का भी सरहुल बहुत ही खराब तरीके से मना है और लोगों में बहुत उदासीन है और हमको लगता है कि लोगों को इस कोरोना ये से सबको बचना भी है और बचाना भी है और निश्चित रूप में उसका पालन सब सरकार का गाइडलाइन हो या जिला प्रशासन का गाइडलाइन हो, सभी लोग पालन कर रहे हैं। जमे जमा सबको जय धर्म सरहुल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को। आज प्रकृति पूजा के अवसर पर हालांकि लॉकडाउन और कोरोना काल में सबको दिक्कतें हो रही है, उसको देखते हुए हम लोग कम से कम भीड़ में माँ सरना की पूजा करने के लिए हम लोग झारखंड केंद्र सरना समिति सिरमटोली में पूजा करने के लिए आए हुए हैं और माँ का आशीर्वाद है कि ये कोरोना से जल्द मुक्त हो जाए और हम लोग स्वस्थ और सुखी संपन्न रहे। सबको जय धर्म। 3 से 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की रौनक कोरोना काल के कारण घट सी गई। ना तो कोई शोभा यात्रा निकली और ना ही कोई जुलूस निकला, पर शादी के साथ बनाए गए इस त्योहार पर्व में हर साल की तरह इस साल भी बारिश का अनुमान लगाया गया। आदिवासी पाहन ने इस साल के घड़े में रखे जल को देखकर इस साल अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है। उन्होंने सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है। जल रखाई पूजा जो एक दिन पूर्व में हम लोग जो उपवास के दिन में जो हम किए थे जो रात्रि में, और सुबह को वही उठ के हम लोग उसको देखे तो उससे यही अनुमान हम लोग लगाए कि इस वर्ष समान बारिश होने की संभावनाएं हैं और सभी तरफ से बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होने की संभावना है। प्रकृति के त्योहार सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस साल कोरोना काल को देखते हुए लोगों द्वारा इस त्योहार को जिस सादगी के साथ मनाया गया है उससे कोरोना संक्रमण पर कितना रोक लगता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज की तरफ से झारखंड के समस्त लोगों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामिस के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। और झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के कोरोना संक्रमित में ब्रिटेन का कोरोना स्ट्रेन मिला। स्ट्रेन तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है और इसमें फेफड़ा तेजी से खराब कर रहा है। इस वजह से संक्रमितों को तुरंत हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बात करें राजधानी रांची को तो यहाँ सारे निजी और सरकारी इंतजाम फेल हो चुके हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं और लोग अपने परिजनों को लेकर काफी चिंतित और परेशान हैं। लोग यहाँ पे सफोकेशन में ज़्यादा फील हो रहे हैं। एक तो O2 लेवल डिप्लीटेड है। कहाँ से आप लोग आए हैं भैया? हम लोग रांची से ही। रांची से कोविड पेशेंट है?
यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलने कर वापस आ रहे हैं? नहीं, बेड तो नहीं मिल रहा है। बेड कर रहे हैं कि दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे? सीधे इधर ही है? अपना रिस्क पर नहीं, कहीं जगह नहीं, अपना रिस्क पर बोल रहे हैं रखने के लिए। अपना रिस्क पे? डॉक्टर से बात हुआ है? हाँ, डॉक्टर से बात हुआ, डॉक्टर साहब ही आए थे। नहीं, आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों को निःशुल्क IIT, NIT और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से वर्ष 2016 में आकांक्षा 40 नामक योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि इस योजना का उद्देश्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया, लेकिन अब विद्यार्थियों की ओर से इस योजना के तहत सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करवाए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया। इस योजना की जानकारी साझा करते हुए जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए योजना में मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार किए जाने की जानकारी साझा की। साथ ही नए कोचिंग के लिए नए भवन का निर्माण और अन्य जानकारियों को DSO ने साझा किया। जो कार्यक्रम है इसके तहत अभी जो रांची में जो पूरे जिला के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जिसका चयनित तो 11वीं में जो बच्चे नामांकित होते हैं उनका एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है। इसमें मेडिकल और इंजीनियर में जो जाना चाहते हैं बच्चे, वे इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं और ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर जब वे चयनित होते हैं, उनका जो चयनित बच्चों का जो पूरे स्टेट का जो रोस्टर है, उसके अनुसार बच्चों का यहाँ पर चयनित किया जाता है। झारखंड में दुमका समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी गई। इस दौरान श्रद्धालु अर्घा व्यवस्था से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में मृदा समाज के लोगों ने महादेव के 4 दिवसीय चरक पर्व का समापन किया। 4 दिनों की कड़ी व्रत के बाद अंतिम दिन भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न करने के लिए प्रथा भी वहां पर पूरी की गई। शुरू दिन पहला दिन हो ना, तो पहला दिन मतलब ये रंग पास कर लगा, सब पास करे के नया बर्तन में खाना बना लिया। नया बर्तन से खाना बना के खाल का पिल कर रात दिन, तक दूसरा दिन फिर उपास कर लगा, तो फल फल संजत करी खाल का पिल कर, वो खाल का पिल कर तेरे बाद रात में जे होल अरवना वो भी खाल कर, और दूसरा दिन दूसरे महला बुल 2-4 महला बुली के रात में फिर सब उपास कर लगा। और रात भर जितना वहाँ मंदिर में पूजा पाठ हो सब होल।